पुनः एक बार स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेसिक लर्निंग टू एडवांस। वर्ण विचार की अंतिम कड़ी के रूप में हम पुनः लेके आए हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या है इसकी बात तो हुई थी, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो संस्कृत के रूप में देते हैं। पिछले भाग 1 में या आज हम भाग 2 लेके आए हैं। भाग 1 में आपको बताया गया था कि अगर आपको संस्कृत नहीं समझ में आती तो हिंदी का रूप देखकर आप उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आज हम लेके आए हैं भाग 2 को। आज हम कोई संस्कृत के श्लोक की बात नहीं करेंगे, संस्कृत के श्लोक की एक कड़ी हो चुकी है, आप उसको देखते रहिए। फिर बीच बीच में कभी मौका मिलेगा तो हम इसको लेके आएंगे। कारण यह है कि वीडियो बड़ी ना हो, इस कारण हम सीधे लौटते हैं अपने उसी वर्ण विचार की तरफ, और इसके बाद हम आएंगे लेके इनका उच्चारण स्थान। तो देखिए क्या है, हम पढ़े थे पहला स्वर। स्वर की बात हो चुकी थी, और स्वर में आप प्रकार पढ़े थे कितने? 3 प्रकार पढ़े थे। पहले का नाम हम बताए थे ह्रस्व पढ़े थे, दूसरे का नाम दीर्घ हुआ था, तीसरा जो था वो प्लुत था। ये बात हो चुकी थी। अब ह्रस्व की संख्या बताई गई थी, ये 5 थी, दीर्घ की संख्या 8 थी, और प्लुत की संख्या 9 बताया गया था। 1 + 8 एक अ है, और सभी 8 जो दीर्घ है उनका होता है, ये सभी 9 का बनता है। ये बात हो चुकी थी। अब कुछ प्रकार और होते हैं। स्वर का 2 भेद मुख्यतः माना जाता है। एक होता है अनुनासिक, एक अनुनासिक स्वर होता है, और एक होता है निरनुनासिक। निरनुनासिक 2 तरह के स्वर होते हैं। जो 18 प्रकार का भी पूछता है, केवल मैं उसकी बात बताना चाहता हूँ कैसे आया है, जानते रहिए। स्वरों का एक प्रकार यह भी होता है अनुनासिक और निरनुनासिक। मतलब इसका सीधा सा अर्थ है अनुनासिक, जो नाक के पीछे से बोले जाते हैं ऐसे स्वर, और दूसरा है वह भी अनुनासिक है, लेकिन निर एक उपसर्ग लगता है इसके आगे, और निर में र को जब अ के साथ मिला देंगे तो पूरा पूरा निरनुनासिक। इसका वीडियो हम डाल देंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, ये पड़ा हुआ है पूरा, आपको व्याख्या नहीं करनी है, केवल ये जानिए एक वीडियो इसका पड़ा हुआ है, पुराना वीडियो है अनुनासिक निरनुनासिक पे, देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप जानिए किसके 2 भाग होते हैं। अब सबका 3-3 भाग होता है, मतलब ह्रस्व भी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत सबका बंटवारा हुआ है 3-3 खंडों में। वो 3 खंड कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं उदात्त स्वर, दूसरे को बोलते हैं अनुदात्त। आप इसको अभी केवल नाम जानिए क्या होता है, उसको जाना नहीं है। एक होता है स्वरित, यहाँ पर भी वही बात आ जाएगी, उदात्त अनुदात्त। अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक को बोलते हैं स्वरित, यहाँ पर भी आ जाएगा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। मतलब सब में 3-3 भाग हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब अगर पूछे एक हम स्वर ले लें अ की गिनती करना है, तो अ को हम यहाँ लिख देंगे अ, लेकिन जैसे दीर्घ में बनेगा तो ये हो जाएगा दीर्घ आ का बड़का भाई आ होता है। और इसका प्लुत बताए थे, अ का प्लुत होता है, और बताए थे जिसका भी प्लुत होता है उसके आगे 3 लगा देंगे तो इसका मतलब ये प्लुत है। तो अ एक हो गया, उसका बड़का भैया आ हो गया, और उसका प्लुत 3 मात्रा बोलेंगे। अब देखिए इनके प्रकार कैसे बने। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से भी 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया, अर्थात एक प्रकार आ गया कुल 9। तो स्वर के एक 9 प्रकार हुए, किसके? अनुनासिक के। अब देखिए इसी का 2 खंड बताए कि जितने भी ये 9 भाग आ रहे हैं, मतलब 3 ठो अ, फिर आ और दीर्घ, मतलब ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, सब में 3-3 भाई हैं। आ का भी 3 है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आ का भी 3 ठो, और प्लुत का भी 3। तो इस तरह कुल 9 हो गए। लेकिन बताएं हर स्वर का पहले में से 2 खानदान है। अब पूरे खानदान को जोड़ लेंगे तो 18 हो जाएगा। मतलब एक अभी बताए हैं अनुनासिक, अनुनासिक, और एक पता है अननुनासिक या निरनुनासिक। इसको देख लीजिए, दोनों नाम है निरनुनासिक। अब इसका मतलब तो यहाँ से 1 1 2 पहले से है, तो 9 × 2 मतलब अ जो है, अगर पूछा जाए अ कितने प्रकार का होता है, देखिए निकल गया 18। सीधा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जान लीजिए स्वर का पहले 2 भेद कर लेते हैं। जितने भी स्वर हैं सभी 9 की बात हो रही, जितने 9 हैं उनका 2 होता है, अनुनासिक, निरनुनासिक। इसका मतलब सीधा है कि जो नाक में बोला जाएगा, न कि आए न करते हैं, जो नाक में नहीं आते हैं वो
अनुनासिक है, और जो बिना नाक से बोलते हैं, जिसमें नाक की सहायता नहीं लेंगे, केवल मुख से बोलेंगे, उसमें निरनुनासिक है। तो एक नाक से, एक बिना नाक से, ये दो हैं हर स्वर, मतलब सभी 9 स्वर दो तरह से बोल सकते हैं। एक नाक में बोल सकते हैं, बिना नाक के बोल सकते हैं। तो दो तो पहले में हो गए स्वर, अब दो पहले हो गए, अब कोई मिलाकर 9 होते हैं एक तरह से। तो 9 दूनी 18, तो अ का कितना प्रकार हो गया? 18। उसी प्रकार अब देखिए हम प्रकार गिन सकते हैं। अगर मान लीजिए इससे पूछ दिया, क्योंकि लेवल पेपर 1 पेपर 2 के लिए चल रहा है, तो जो जिसका आएगा वो देखेगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं अ, ई, उ, री और री, सबकी बात कर रहे हैं। अब अगर कोई पूछे अ कितने प्रकार का होता है, तो पहले गिन लीजिए अ का तीनों होता है कि नहीं। चलिए देखिए, अ में देखिए अ होता है, इसका बड़का भैया होता है, इसका एकदम बड़का भैया मैंने प्लुत होता है। अब 3 हो गए, और 3 यहाँ पर अ के पहले में बताए हैं, 2 खानदान है। कौन? एक नाक वाला, एक बिना नाक में बोलने वाला। इसको समझ लीजिए, वही बताए हैं, अनुनासिक निर्नासिक। तो 2 तो पहले ही है। आपके घर में दो घर है, तो जितना यहाँ लिखेगा गुणे 2 करते जाइएगा, जितना निकलेगा गुणे 2 करते चले जाइएगा। तो यहाँ से भी बताए हैं 1 2 3 यहाँ से बनता है, 1 2 3 यहाँ से बनता है, 1 2 3 यहाँ से बनता है, कुल 9 हो गया। अब जो यहाँ निकल के आएगा ऊपर गुणा कर लीजिएगा, प्रकार निकलता चला जाएगा। इसका मतलब आ के 9 दूनी 18 भी। चलिए यहाँ चलिए, अब क्या क्या होता है, अगर उसका ह्रस्व होगा, दीर्घ होगा कि प्लुत होगा। मान लीजिए कोई पूछ दिया ए, अब पूछा ए का कितना प्रकार है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे पहले ए के ऊपर 2 लिख लीजिए, ये गारंटी है 2 ही खानदान है उसका। अब 2 खानदान है, कौन? एक नाक वाला, एक बिना नाक वाला, जो अनुनासिक है, और एक निरानुनासिक बोलते हैं, ये 2 है ही। अब यहाँ जितनी गिनती आएगी 2 का गुणा कर लेंगे, ए का प्रकार मिल जाएगा। चलिए ए को देखिए, पहले इसका क्या क्या होता है पता करिए। ए का ह्रस्व होता नहीं है, पहले ह्रस्व लिखिए, यहाँ पर दीर्घ लिखिए, यहाँ प्लुत लिखिए। पूछे सबके घर कौन कौन है, हम बताए थे ए का छोटका भैया नहीं है, इसका मतलब ये कट हो गया, इसको नहीं गिनना है। दीर्घ होता है, प्लुत होता है। जब ये होता है नहीं, तो केवल 1 2 3 1 2 3 जो भी बनेंगे सब में 3 3 कड़ी निकलेगी। तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, टोटल संख्या 6 हो गई। और बताएं जितना आएगा तुरंत 2 से गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12। इसका मतलब ए का 12 प्रकार हुआ। उसी प्रकार इन चारों लोगों का छोटका भैया नहीं है, ह्रस्व किसी के घर नहीं है। यहाँ भी देखिए ह्रस्व नहीं है, मतलब चारों लोगों में नहीं है। तो एक प्रश्न यहाँ से याद कर लीजिए, ए ओ आई औ, इनमें सब में कितना प्रकार होगा? आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, इनके केवल 12 प्रकार के होते हैं। ए 12 प्रकार का, ओ 12 प्रकार का, ऐ 12 प्रकार का, औ 12 प्रकार का। क्यों 12 प्रकार का हो गया? क्लियर हो गया। फिर चलिए, अगर फिर कोई पूछ दिया आपसे कि भैया बताओ ऊ कितने प्रकार का, अभी बताए हैं कि उसके ऊपर पहले उसके सिर पर 2 लिख लीजिए। 2 से गुणा करना ही करना है। पूछना क्या है? पूछना उससे ये है कि भैया ये बताओ तुम ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं कि नहीं। तो वो कहेगा नहीं, हम तो ह्रस्व भी होते हैं। ये कहेगा हमारा दीर्घ भी होता है। ये कहेगा हमारा प्लुत भी होता है। तो बात समझ में आ गई कि जितना अगर तीनों होगा तो 18, 2 होगा तो 12, इससे कम होना नहीं है, या तो 12 या फिर 18, 6 किसी का भेद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, इसका भी 3 होगा उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसका भी 3 होगा उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसका भी 3 होगा उदात्त अनुदात्त स्वरित। ये क्या होता है? कोर्स अगर आगे आता है तो देगा तो इसको बताएंगे, लेकिन अभी जानते रहिए क्या होता है। अब यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 9। अब फिर 9 दूनी 18। अब क्लियर हो गया, ऊ का 18 प्रकार है। अब आ जाइए री पर। अब हम री से पूछ ले, भैया तुम बताओ तुम्हारे कितना भेद है। री कहेगा पहली बात तुम्हारे 2 खानदान हैं, कौन कौन? अनुनासिक, निरनुनासिक, 2 तो सबके पास है। अब यहीं से बड़े घटेगा, अगर जो संख्या घटेगी उन्हीं को घटाएंगे, इनको घटा लो। अब री कहेगा भैया हमारा ह्रस्व होता है, री कहेगा हमारा दीर्घ भी होता है, और जिसका दीर्घ होगा उसका प्लुत अवश्य होता है। ये भी क्लियर है। अब बस समस्या अब हल हो जाएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित। समझ गए? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 9 आ गया। तुरंत गुणा करिए, 9 दूनी 18। अब आप निकाल सकते हैं कि स्वरों का प्रकार कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं अगला, व्यंजन पे लौटते हैं। अब स्वर से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। अब
बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की बात हम कर चुके थे, लेकिन आप दोहरान कर रहे हैं। आज के बाद आपका कोई प्रश्न आएगा स्वर व्यंजन से तो गलत नहीं होना चाहिए। व्यंजन के प्रकार बताए थे आपके कुल 3 ही होते हैं। कौन कौन? पढ़नी के अनुसार, याद रखिए ये पढ़नी के अनुसार बता रहे हैं, जो महर्षि सूत्र में दिया गया उसके अनुसार 3 ही है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कितनी थी? 33। तो 33 से ही पूरा हो जाएगा। कौन? एक स्पर्श व्यंजन में, एक अंतस्थ व्यंजन में, और एक आता है हमारा ऊष्म व्यंजन में। 3 होते हैं। अब इनकी भी गिनती गिनाई गई थी, देख लीजिए कैसे 25 33 पूरे हो रहे हैं। इनकी गिनती थी 25, इनकी गिनती किए थे 4, इनकी गिनती भी किए थे 4, टोटल जोड़ लेंगे ये संख्या 33 पहुंच जाती है। अब सूत्र में अगर पूछ दिया, मान लीजिए पूछ दिया कादयो मावसानाः स्पर्शाः, जिसकी संस्कृत नहीं है वो कहेंगे पता नहीं क्या लिखा गया है, लेकिन जिनकी संस्कृत नहीं है वह भी जान लें। अगर ऐसा पूछा है तो कुछ न आए, लेकिन इतना तो है तो देख लेंगे। स्पर्शा लिखा है, स्पर्शा लिखा है मतलब स्पर्श का व्यंजन का ही फार्मूला बता रहा है कि इतने लोग कौन है, स्पर्श व्यंजन है। कैसे? कौन कौन कह रहा है? कादयो मतलब का आदि में हो, इसकी व्याख्या है। आदि माने होता है प्रारंभ, तो का शुरुआत में हो, और कर है माँ अवसान, ये संधि विच्छेद करेंगे तो माँ धन अवसान। ये अवसाना का लिखा, उसके बाद छोड़िए बहुवचन है चूंकि बहुत से लोग हैं। तो का शुरुआत में हो, आदि में हो, और माँ अवसान में हो, उसी को स्पर्श कहते हैं। हम भी यही बताए थे कि क से लेकर म तक को क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। बस इतने जानना है। तीसरका बताए थे कि जो हिंदी में क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, इसको वर्गीय बोलते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसी को संस्कृत में उदित वर्ण नाम दिया गया। इसका तीसरका नाम है उदित, छोटका ही है उदित वर्ण। उदित, उदित वर्ण इसको बोलते हैं। तीनों नाम याद रहे, इसको स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन, उदित वर्ण, उदित व्यंजन, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। सूत्र इसका है कादयोः मावसाना स्पर्शा, मतलब का आदि में, का शुरुआत में, माँ उसके अंत में हो, ऐसे जितने लोग होंगे सब स्पर्श कहलाएंगे। वो कौन कौन से हैं? का शुरुआत में है और माँ आखिरी में है। इनकी संख्या टोटल 25 है। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन पूछेगा तब भी आप लिखिएगा वही स्पर्श व्यंजन। अब इससे ज्यादा प्रश्न बनेगा नहीं। अब दूसरा देखिए क्या था, अंतस्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं। अंतस्थ में देखिए क्या है, अंतस्थ की बात करेंगे। इनकी बात किए थे कि अंतस्थ वही हैं जो हम नया चीज पढ़ रहे हैं। नया क्या पढ़ रहे हैं? य व र ल, ये पढ़ रहे हैं। जो कि पुराना वाला क्या पढ़े थे? पुराना आप यही पढ़े थे जो हिंदी में पढ़े थे, य र ल व। इसको भुला जाइएगा, यह नहीं याद करना है। हम ट्रिक बताए थे, यौ का मतलब जौ, यौ संस्कृत है तो यौ भी संस्कृत रहेगा, यह वरला वाला संस्कृत है। इसका फार्मूला क्या है? इसमें अंतस्थ हैं, इनकी भी संख्या बताई गई थी, 4 हैं। कौन कौन? इसको एक और नाम देते हैं, इसका नाम अंतस्थ कहा जाता है। पहला नाम सुन लीजिए, इसका नाम अंतस्थ है। दूसरा का नाम इसका अर्धस्वर है, ये दूसरा नाम इसका अर्धस्वर है। तीसरा इसका जो सूत्र बताता है वह क्या है? यणो अंतस्था। अगर पूछ दिया कि यणो अंतस्था खाली स्थान, यणो अंतस्था, ये फार्मूला है कि यण कौन होते हैं? तो कह रहा है यण अंतस्थ होते हैं। जो अंतस्थ हैं वही यण होते हैं। अंतस्था देखकर आप पता लगा लेंगे, फार्मूला भले न याद हो, लेकिन अगर ऐसा लिख के पूछ दिया, जैसे अगर पूछ दिया यणो अंतस्थाः खाली स्थान अस्ति संति, चूंकि बहुवचन है तो संति। अगर पूछ दिया संस्कृत में ही यणोन्तस्था, तो आपको याद रहे अंतस्थ ही कौन? यरलव, यवरल, जो संस्कृत वाले हैं, यह याद रहे। पुनः आइए इस पे। तो 2 सूत्र हो गए, कल हिंदी बता दिए थे, आज संस्कृत बता दिए। कादयो मावसानाः स्पर्शाः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, का आदि में माँ अवसान में हो, ऐसे लोग स्पर्श कहलाते हैं। वो क से लेकर माँ तक होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कहते हैं।
और उदित वर्ण कहते हैं। और उदित वर्ण की बात हम पिछले दिन किए ही थे, आज फिर जान लीजिए। अगर क पे छोटा उ, फिर च पर, फिर उसके बाद ट पर, फिर त पर, फिर प पर, इसको बोलते हैं को, चो, टो, तो, पो। इन्हीं का नाम क्या है? उदित वर्ण। अंतस्थ हो गए। अब लास्ट में बचा है कौन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देखिए क्या है। ऊष्म ऊष्म व्यंजन बताए थे, इनकी गिनती भी 4 है। कौन कौन? श, श, स और ह। ये 4 हैं। इनका भी अगर संस्कृत में पूछ दिया तो संस्कृत में आप कहेंगे शल ऊष्माणः। ये तीसरा फार्मूला है। अगर संस्कृत में पूछेगा तो यहाँ भी अगर आपको नहीं याद होता है कोई जरूरत नहीं, वहां लिखना नहीं है, देख के पहचानना है। तो उष्माणा माने उष्मा जैसा लग रहा है, तो उष्माणा मतलब ये उष्म व्यंजन है। इनकी भी संख्या 4 है, इनको नहीं भूलना है। अब तक हमने यही देखा कि व्यंजनों की संख्या 3 है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इनको कैसे कैसे कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। एक अंतिम प्रकार जिनको हम बोलते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन वैसे पाणिनि के में है नहीं, लेकिन हमारे माध्यमिक में है, तो उसको जानना जरूरी है। ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए, एक छ है, एक त्र है, एक आपका ज्य है और एक श्र है। 3 है। इनका प्रश्न याद रखिए, कहाँ से गलती होगा। द्वितीय प्रकार आपको याद रखना है, तीसरा नहीं याद रखना है। इसके अलावा कोई आएगा तो गलत रहेगा, बात खत्म। इतना ही आपको याद रखना है। मैं दोनों प्रकार के शब्द की बात बता दे रहा हूँ। छ का जो निर्माण है वह देखिए हुआ किससे है? यह हुआ है क और श से। अगर यह विकल्प आएगा तो निशान लगाएंगे, और दूसरा का पहला तो सब में हलंत रहेगा, याद रहे। और यह क्या होगा? श अगर हो रहा है तो कहेगा हम अलग हो जाएंगे स्वर से, तो यही 2 विकल्प आएगा, तो निशान लगाइएगा। ज्ञ जिसको हम लोग ज्ञ कहते हैं, वास्तव में ये ज्ञ है, विज्ञान होता है, ज्ञान होता है, हम लोग ज्ञान बोलते हैं। यह ज और य से मिलकर बनता है। दूसरा का प्रकार बताए हैं कि यह अलग हो जाएगा और स्वर अलग हो जाएगा। इसके अलावा कोई विकल्प आएगा तो सब गलत रहेगा। याद रहे कि पहला सब में हलंत रहेगा। यहाँ पर भी वही देखिए, त हलंत रहेगा, या तो र हो सकता है, या तो फिर त हलंत रहेगा। र अगर हलंत होगा तो अ बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार ये तालव्य श हलंत रहेगा, उसके बाद र पूरा रहेगा। ये हलंत रहेगा, अगर र आधा हुआ तो अ बाहर चला जाएगा। इसके अलावा कुछ भी रहेगा गलत रहेगा। अब आगे आते हैं एक अंतिम पड़ाव पर, जिसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। यह प्रश्न बनता है। इसी के साथ यह स्वर और व्यंजन की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। हम लोग उच्चारण स्थान के बाद फिर बढ़ेंगे आगे की ओर, जो हमारे कोर्स में है, क्योंकि इससे प्रश्न गलत ना हो चुके। अयोगवाह के बाद उच्चारण स्थान, उसके बाद हम इसके प्रश्न लेके आएंगे जो पुराने PYQ हैं। चलिए, अयोगवाह देखिए क्या है। अयोग का मतलब अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़े, वाह मतलब ये वह धातु है जो जुड़े नहीं, फिर भी वहन मतलब साथ साथ चलते हैं, फिर भी उनकी गिनती होती है। वर्णों में उनका नाम लिया जाता है। परिभाषा पूछेगा नहीं, गिनती जान लीजिए। संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 4 होती है। कौन कौन देखे हैं? एक होता है अंग, एक होता है अह, एक होता है आह क, आह ख, और चौथा है आह प, आह फ। इतने हैं अयोगवाह। ये क्या होते हैं इसको जान लीजिए। ये अंग है और ये अ है, यह इसका नाम जान लीजिए। इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसका भी नाम जानते रहिए। ये अनुस्वार है, अभी बताएंगे। इसको बोला जाता है विसर्ग, इसको बोलते हैं जिह्वा मूलीय। आधा ह है वा जिह्वा मूलीय। इसका नाम है उपधमानी, उपधमानीय। नाम जानते रहिए, इसकी बात बाद में। कौन कौन देखिए, एक अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपधमानी। अब इसमें क्या करना देखिए, यह है अनुस्वार। अब ये सब जो हैं अनुस्वार और विसर्ग, जब भी बात होगी ये जान लीजिए, ये जब भी आएगा ये स्वर के बाद ही आएगा। ये स्वर के बाद आते हैं, कभी व्यंजन के बाद नहीं आते हैं, ये याद रहे। इससे ही प्रश्न बन सकता है कि अनुस्वार कहाँ आते हैं, स्वर के बाद कि व्यंजन के बाद। कैसे देखिए, अगर आपने रूप पढ़ा होगा
कहीं देखा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पढ़ाया जाएगा। अगर आपने लिख दिया रामः और दूसरा का है रामम, मान लीजिए मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, अब कैसे पता चलेगा कि ये स्वर के बाद आते हैं? तो इसका खंड कर दीजिए, संधियों में ये सब मिलेगा। म लास्ट वाले हम कर रहे हैं, देखिए म पे हलंत है, फिर अ है, उसके बाद विसर्ग आया है। एकदम स्पष्ट है कि कहाँ पे आया है। देखिए व्यंजन के बाद नहीं आया है, ये कहाँ स्वर के बाद आया है। और रामम की बात कर लीजिए, राम लिखें हलंत करेंगे और अंग लिखेंगे, अंग है पहले आ आया है, उसके बाद देखिए ये अनुस्वार को ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब दो चीजें हो गई। कौन कौन? एक आया कौन? एक आया आपका विसर्ग, ये भी देखिए स्वर के बाद आया। एक आया अनुस्वार, ये भी किसके बाद आया? स्वर के बाद आया। तो याद रहे कि जो विसर्ग है, जो अनुस्वार है, ये हमेशा किसके बाद आते हैं? स्वर के बाद आते हैं। और भी कुछ लिख के देख लीजिए, अगर आपको गुरु का रूप याद है, गुरु 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 हमारा एक शब्द आता है, गुरु एक जगह रूप है। तो अब यहाँ पर आ गया तो विसर्ग लगा ही लगा है। नदी, ये सब आपके रूप मिलेंगे। रमा रमे रमा, कहीं भी आप देखेंगे तो जहां जहां विसर्ग लगा है उसका खंड करिए, पता चल जाएगा कहाँ लगा है। र है और म है, म पर आ की मात्रा है, उसके बाद है विसर्ग आया। देखिए गुरु में देख लीजिए, अगर इसको करेंगे गुरु, र पे हलंत हो गया और इसका देख लीजिए ओ निकलेगा, और ओ के बाद फिर विसर्ग आया है, देखिए स्वर के बाद आया। तो समझ गए, ये आते हैं फिर आते हैं पीछे। अब बचा कौन? जिह्वा मूली। अब पूछेगा गिनती कैसे है, हो सकता है कि देखने में लग रहा हो कि नहीं तो 6 है। देखिए गिन के दिखा दे रहे हैं, यह 1, यह 2, यह हमारा तीसरा, दूसरा कलर लेके चलें। चलिए देखिए, ये पहला हमारा है 1 की गिनती, यह दूसरी गिनती, दूसरा अयोगवाह हमारा है अह, तीसरा अयोगवाह देखिए यह है, और चौथा यह है। कुल मिलाकर गिनती हमारी 4 ही है। ऐसा ना हो कि आप गिनिए 1 2, इसको गिनेंगे 3 4 5 6, ऐसा नहीं है। ये होते क्या, इसको जान लीजिए। ये जो क है, क तो हमारा व्यंजन है, लेकिन क के पहले ये जो ऐसे आएगा, यह वास्तव में ये विसर्ग था। और विसर्ग को जब आधा किया गया तो ऊपर से दोनों तरफ का, दोनों ओर से निकाह आधा आधा कर दिया गया, आधा आधा विसर्ग। इनको इकट्ठा करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो अह क, और इसको पढ़ेंगे अह ख, यह दोनों एक साथ आएंगे। कभी आपको ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा अह क अह ख, यह क्या है, तो इसका नाम है जिह्वा मूलीय। और जिह्वा मूलीय मतलब जहां से जीभ शुरू होती है, जहां कंठ है, जिह्वा का मूल मतलब मूल स्थान, तो जिह्वा जहां से स्टार्ट हुई है वही जिह्वा मूली है, वहां से इसका उच्चारण होता है। और दूसर का था प फ, तो प और फ नहीं, लेकिन प फ के पहले अगर ये आधा विसर्ग लगा दिया, अब इसको पढ़ेंगे अह प अह फ। पढ़ने नहीं आ रहा है तो इसे लिख लीजिए अह, अब इसको पढ़ दीजिए प, और फिर पढ़ दीजिए अह ह। ये इससे इसको पढ़ा जाएगा। तो ये जिह्वा मूली है और ये उपाधमानी है। याद रहे, यह उपाधमानी और यह क्या है, जिह्वा मूली। यह देखने में 2 है, लेकिन इसकी गिनती 1 ही है। यह 2 नहीं है, यह 1 है। 1 1 2 और 2 उधर, कुल 4 की संख्या हो गई। अयोगवाह की संख्या 4 हो गई। इससे ज्यादा प्रश्न बनेगा नहीं। अब हम अगले दिन आएंगे तो इसके उच्चारण स्थान के साथ आएंगे। आप इसको देखते रहिए, दोहराते रहिए। उच्चारण स्थान के बाद स्वर और व्यंजन के जितने तरह के प्रश्न बनेंगे वो समाप्त हो जाएंगे। फिर हम PYQ लेके आएंगे। हर प्रश्न को जो CTET से तो कम उठाता है, जो UPTET के प्रश्न आए हुए उनको दिखाएंगे कि आप UPTET में, CTET में कहीं कहीं का दुक्का प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देखा जाएगा। तब तक देखते रहिए। अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट करिए, सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। तब तक सभी को धन्यवाद।